नमस्कार दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। इस अध्यादेश के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। दरअसल वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट में आप देखें तो 34 जजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस 34 में से एक आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा और 33 अदर जजेस देखने को मिलेंगे। तो इसे जो 34 की संख्या है इसको अब बढ़ा के 38 करने की मंजूरी इस अध्यादेश के माध्यम से दी गई है। यानी कि अब एक सीजीआई होगा और इसके अलावा आपको 37 और जजेस देखने को मिलेंगे। अब आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? तो हमारे देश में हम देखें तो न्यायालय में जो लंबित मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी लंबित मामले के बोझ को कम करने के लिए और हमारे देश में न्याय वितरण को तेज़ करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाने की शक्ति संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजेस की संख्या को बढ़ाया है, क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने से हमारे देश में लंबित मामलों का जो बोझ है वो कम हो सकता है, और अगर नहीं तो हमें और कौन-कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे देश में जो बहुत सारे मामले लंबित हैं, उनका निपटारा ढंग से किया जा सके। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल राष्ट्रपति ने ये अध्यादेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में संशोधन किया। अब न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है, और ये सीजीआई को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में अब आपको सीजीआई सहित आप देखेंगे तो 38 देखने को मिलेगी। अब ये वृद्धि मैंने आपको बताया कि इस पृष्ठभूमि में की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 93,000 मामले जो हैं वो लंबित हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है वो अध्यादेश के माध्यम से क्यों बढ़ाया गया? दरअसल हमारे देश में जो व्यवस्था है वो इस तरीके से काम करती है कि हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संसद पूरे साल भर काम नहीं करती। संसद अब अपने पूरे वर्ष में कई बार ब्रेक लेती है, तो संसद सत्रों के माध्यम से काम करती है, जिसमें 3 सत्र आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बजट सत्र देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मानसून सत्र देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको शीतकालीन सत्र देखने को मिलेगा। इसको विंटर सेशन कहते हैं। तो अभी आप देखें तो अप्रैल में मानसून सत्र समाप्त हुआ है और अभी संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा। तो हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो या संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन अभी देखें तो सत्र में ना हो, तो ऐसे में किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है जिस विषय पर कानून बनाना तत्कालीन परिस्थितियों में काफी जरूरी होता है। और ये शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है, और इसी अनुच्छेद 123 की शक्ति के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। तो सामान्यतः मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए संसद में विधेयक पारित होता है, लेकिन चूंकि अभी संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार ने अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश का मार्ग अपनाया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का संवैधानिक आधार है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में सबसे पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, और फिर उसकी जो संख्या है अदर जजेस की वो संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस होंगे, इस बात को निर्धारित करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो संविधान ने शुरुआत में सीजीआई प्लस 7 न्यायाधीश का प्रावधान किया था, यानी कि शुरुआत में 8 ही जजेस थे। उस समय आप देखें तो हमारे देश में मामलों की संख्या भी कमी थी, क्योंकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मामले कोर्ट में नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए कम जजेस के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट का काम चल रहा था। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में चूंकि संसद को इस बात की शक्ति दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ा दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की संख्या जो है वो केवल संसद द्वारा कानून बनाकर ही बढ़ाई जा सकती है। अब वर्तमान परिस्थिति में जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है, हमें उसके बारे में भी ज़रा समझना पड़ेगा कि अध्यादेश क्या होता है। हम एक बार ज़रा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, और राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो, किसी ऐसे विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, और उस विषय पर कानून बनाने के लिए चूंकि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति के पास इस बात की आप देखें तो आपातकालीन शक्ति है। और फिर जो अध्यादेश होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जारी करते हैं। अब ये जो अध्यादेश है इसकी वैधता आप देखें तो संसद के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यानी किसी भी अध्यादेश का जो अधिकतम आप देखें तो टेन्योर होता है वो 6 महीने
और 6 सप्ताह होता है। अब ये 6 सप्ताह और 6 महीने का कॉन्सेप्ट क्या है? तो किसी भी 2 सत्र के बीच में अधिकतम जो सीमा है, वो 6 महीने की हो सकती है। अधिकतम अवधि मतलब 6 महीने की हो सकती है, जब तक कि कोई 2 सत्र लगातार उस सेशन में ना आए। अब 6 महीने के बाद कोई किसी न किसी संसद के सत्र को आना ही पड़ेगा, तो इस 6 महीने के बाद अगले 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को संसद में दोबारा से पारित करवाना पड़ेगा, अगर इसको एक आप देखें तो स्थायी कानून के रूप में इसको बदलना है तो। तो इसीलिए किसी भी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने और 6 सप्ताह। 6 महीने इसलिए क्योंकि 2 सत्र के बीच की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है और सत्र के पुनः बैठक के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को पास करवाना पड़ता है। अगर संसद ने दोबारा से इस अध्यादेश को प्राप्त नहीं किया संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने पे, तो ये जो अध्यादेश है वो अस्वीकृत हो जाता है और फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। अब अध्यादेश के संबंध में आपको 2 केसेस का नाम बहुत ध्यान में रखना है। सबसे पहला है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश को बार-बार जारी करना सही नहीं है, क्योंकि अध्यादेश है वो एक आपातकालीन शक्ति है। यानी जो विधान बनाने की जो शक्ति संसद की है, उसके समानांतर शक्ति अध्यादेश नहीं है। राष्ट्रपति आप देखें तो किसी मुश्किल परिस्थिति में ही या आपातकालीन परिस्थिति में ही अध्यादेश जारी करेगा। इसके अलावा कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अध्यादेश अस्थायी कानून है। बार-बार अगर आप अध्यादेश जारी करते हैं, को चाहे वो राज्यपाल जारी करे, चाहे वो आप देखें तो राष्ट्रपति जारी करे, दोनों के द्वारा बार-बार अध्यादेश जारी करना और संसद द्वारा कानून बनाए जाने की प्रक्रिया को स्किप करके अध्यादेश के माध्यम से किसी भी विषय पे कानून बनाना, वो संविधान की भावना के विरुद्ध होगा। तो ये अध्यादेश के बारे में हमने बात करी। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को समय पर बढ़ाया जाता रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में सबसे पहले हमारे देश में 8 ही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में थे। फिर 1956 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 11 किया गया, 60 में 14 किया गया, 77 में 18 किया गया, फिर इस तरीके से 2019 में आप देखें तो 34 किया गया था और अब 2026 में इसको 38 कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे देश में जो न्यायिक बोझ बढ़ता जाता है, उसको कम करना, ताकि हमारे देश में जो लोग हैं उनको न्याय ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से मिल सके। अब न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत हमारे देश में क्यों पड़ी, इसके संबंध में मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 93,000 मामले लंबित हैं, तो इसीलिए भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाकर इन मामलों को तेज़ी से निपटारा करने की जो ज़रूरत है, उसके मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा संवैधानिक पीठों में हमें देरी देखने को मिलती है, क्योंकि महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई में काफ़ी समय लगता है। तो जब भी कोई मामला संविधान की व्याख्या का होता है, तो वहाँ पे संवैधानिक पीठ का निर्माण होता है और संवैधानिक पीठ में आपको न्यूनतम 5 जज देखने को मिलेंगे। मिनिमम 5 जज इसमें होते हैं, यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी संख्या में अपीलें आती है, तो जो विशेष अनुमति याचिका होती है, उसके माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ स्पीडी जो जस्टिस है, वो अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग केसेस में कहा है। तो न्याय तक जल्दी पहुँच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, ताकि इस अनुच्छेद 21 के तहत जो हमारा स्पीडी जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन ना हो। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के में केवल जजेस की संख्या बढ़ाने से हमारे देश में जो समस्या है, क्या वो हल हो जाएगी? अब देखिए, इस मामले में आपको 2 पक्ष देखने को मिलेंगे। संख्या बढ़ाने से कुछ अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन संख्या बढ़ाने के साथ-साथ हमें और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि संख्या बढ़ाने से जो बाकी चुनौतियाँ हैं वो समाप्त नहीं होंगी। अच्छी बातें क्या है? तो इससे मामलों के निस्तारण की गति बढ़ेगी, जो मामले हैं उनके निपटारे की गति बढ़ेगी। फिर संवैधानिक पीठों का गठन आसान होगा, तो इससे जो संवैधानिक प्रश्न बार-बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं, उनको जल्दी से उनका जवाब दिया जाएगा। फिर इससे हमारे देश में न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा और लोगों को जो न्याय मिलने में देरी है, वो देरी भी घट सकती है। लेकिन केवल संख्या बढ़ाना आपको देखें तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी न्यायाधीशों की रिक्तियाँ बनी रहती है, अगर हम निचले कोर्ट्स की बात करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे देश में जो विशेष अनुमति याचिका होती है, उसका बोझ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। फिर हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी जो खाली सीटें हैं, वो एक गंभीर समस्या है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो सवाल ये है कि हम न्यायपालिका में लंबित मामलों को कम करने के लिए केवल जजों की संख्या बढ़ाने के अलावा और कौन से उपाय कर सकते हैं? तो इसमें हम कई सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें निचली कोर्ट में और जो हाई कोर्ट है, उनमें जो भी सीटें खाली हैं, उनको भरना पड़ेगा। सब भारत में सबसे अधिक मामले आप देखें तो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित रहते हैं और कई अदालतों में तो जजों के हज़ारों पद खाली हैं। तो अगर ये सारी सीटें समय पर भर दी जाएँ, तो मामलों का निपटारा तेज़ हो सकता है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक ढांचे को हमें मजबूत करना होगा, अगर हमें न्यायपालिका पर इस बढ़ते हुए बोझ को कम करना है।
दूसरा कदम हम ये उठा सकते हैं कि हम एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना कर सकते हैं। अब देखें तो यूपीएससी के माध्यम से आईएएस और आईपीएस की जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है, उसी की तरह हम एआईजेएस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायिक सेवा बना सकते हैं। इससे जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनकी भर्ती तेज होगी। राज्य में न्यायाधीशों की जो कमी है, उसके मामले में हमारे ऊपर बोझ कम हो सकता है। तो इससे लाभ होगा कि एक तो जो भर्ती है वो पारदर्शी होगी। हमारे देश की न्यायपालिका में जो न्याय की गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, जजों की कमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम इस एआईजीएस यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना करते हैं, तो इससे राज्यों के संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखें तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, जो कि हमारे संघीय ढांचे के विरुद्ध है। तो ऐसे में अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना हम करेंगे, तो ये हमारे एकात्मकता की ओर झुकाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा, जो कि संघात्मकता के विरुद्ध होगा। तो दूसरा कदम हम ये उठा सकते हैं अगर हमें अपने न्यायपालिका के ऊपर बोझ को कम करना है। तीसरा कदम हम ये कर सकते हैं कि हम एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हर विवाद कोर्ट में जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर ये हम एडीआर की बात करें, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम मध्यस्थता के माध्यम से किसी मामले को सुलझा सकते हैं, मीडिएशन करवा सकते हैं अगर किसी 2 पक्ष के बीच में विवाद है तो उनके बीच में, फिर कॉन्सिलिएशन करवा सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से हम देखें तो कोर्ट में मामला जाने से पहले ही ख़त्म करवा सकते हैं। तो आप देखें, जैसे कोई छोटा व्यापारिक विवाद हो गया, कोई पारिवारिक विवाद हो गया, कोई भूमि विवाद हो गया, तो हम कोर्ट के बाहर इन सारे मामलों को जल्दी सुलझा सकते हैं, जिससे समय की भी बचत होगी, खर्च भी कम होगा और अदालतों पर बोझ भी कम होगा। तो हम एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन को बढ़ावा देके अपने देश में न्यायपालिका को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा हम डिजिटल कोर्ट्स और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कई सारे, आप देखें तो डिजिटल न्याय प्रणाली को अपना सकते हैं। इसमें हम ऑनलाइन केस दाखिल के को शुरू कर सकते हैं, वर्चुअल हियरिंग भी हो सकती है, एआई आधारित केस मैनेजमेंट हो सकता है, हम केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड रखें। इससे होगा क्या, पारदर्शिता हमारे न्यायपालिका में बढ़ेगी, समय की बचत होगी और तारीख पर तारीख की जो हमारे देश में समस्या है, उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा केस मैनेजमेंट सिस्टम हम लागू कर सकते हैं। जैसे जो भी मामले कोर्ट में आते हैं, उनको उनकी प्रकृति के आधार पर हम क्लासिफाई कर लें। फिर उसके बाद जो छोटे मामले हैं उनको फास्ट ट्रैक में रखें और फिर पुराने मामलों को हम प्राथमिकता दें। यानी ऐसा नहीं कि जो नया मामला आया है हम उसकी सुनवाई जल्दी कर लें और पुराने मामले फिर और ज़्यादा लंबित होते चले जाएँ। तो पुराने मामलों को हमें प्राथमिकता देनी होगी। जैसे 10 से 15 साल अगर कोई पुराना मामला है, तो उसके लिए एक विशेष अभियान शुरू करके इन सारे मामलों के निपटारे के लिए हम कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में आप देखें तो जो अनावश्यक स्थगन होता है मामलों का, उस पर हमें नियंत्रण करने की ज़रूरत है अगर हमें न्यायपालिका को बेहतर बनाना है। भारत में आप देखें तो तारीख पर तारीख की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। बार-बार आपको तारीख दी जाती है, तो हमें क्या है, बार-बार स्थगन पर हमें जुर्माना भी लगा सकते हैं या फिर हम सीमित एडजर्नमेंट पॉलिसी, यानी जो हम स्थगन करते रहते हैं, उस पर हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि हम इतनी बार से ज़्यादा स्थगन नहीं करें, इतनी बार के अंदर ही मामले को निपटाया जाए। इससे होगा ये कि मुकदमों की जो अवधि है वो कम होगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। इसके साथ-साथ हम दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से भी आप देखें तो संवेदनशील मामलों का जल्दी निपटारा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई विशेष प्रकार का मामला है, महिला अपराध का मामला हो, पॉक्सो का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, आर्थिक अपराध का मामला हो, तो हम इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करें, ताकि ये मामले संवेदनशील हैं, तो इनका जल्दी निपटारा हो जाए और इन मामलों में आप देखें तो महिलाओं को, बच्चों को जो न्याय मिलने की संभावना है, उसको हम ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। फिर हम अपने देश में ग्राम न्यायालय को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे विवाद हैं, उनको हम स्थानीय स्तर पर ही अगर हल कर लें, तो ये मामले कोर्ट में नहीं जाएँगे। तो इससे होगा ये कि हमारे देश में जो ज़िला अदालतें हैं, उन पर दबाव कम पड़ेगा। हमारे देश में जो ग्रामीण न्याय है, वह उन ग्रामीण न्याय तक लोगों की आसान पहुँच हो जाएगी। फिर हम अपने देश में प्रक्रियात्मक सुधार भी कर सकते हैं। पुराने कानूनों को हम ज़्यादा सरल बना सकते हैं, छोटे मामलों में हम समरी ट्रायल कर सकते हैं और इसके अलावा गवाहों की डिजिटल गवाही को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन सारे माध्यम से हम जो अपने देश में कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, उनके उनमें कुछ सुधार करके भी हम अपने देश में न्यायपालिका को बेहतर बना सकते हैं और जो मीडिएशन एक्ट होता है, उसका प्रभावी उपयोग करके भी हम अपने देश में न्यायपालिका को ज़्यादा दक्ष बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर सिविल और पारिवारिक मामले हैं, तो उसमें हम पहले मीडिएशन, बाद में लिटिगेशन मॉडल को अपना सकते हैं। यानी कि कोर्ट में ले जाने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच में अगर हम मीडिएट का मध्यस्थता करके सुलह करवा दें, तो कोर्ट में मामला नहीं जाएगा और कोर्ट के ऊपर जो बोझ है, वो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी जो दी गई है, ये न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सिर्फ संख्या बढ़ाना
लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी संख्या बढ़ाना ही एकमात्र समाधान नहीं है। हमें अपने देश के न्यायपालिका के दूसरे अंगों में भी जो रिक्तियाँ हैं, उनकी शीघ्र पूर्ति करनी पड़ेगी। न्यायपालिका की प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा, उसमें तकनीकी का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा और हमारे देश में जो निचली अदालतें हैं, उनको भी मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि हमारे देश में लोगों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन के माध्यम से जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई है, वो कदम हमारे देश में न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए अपर्याप्त है और इसके अलावा जो हमारे देश में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में आपने समझा होगा। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक लंबित मामलों की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करें। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।